बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एरिथमियाज। आज मैं आपको एरिथमियाज के बारे में बताऊंगी। एरिथमियाज जो होती हैं वो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होते हैं। ये जब आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट के जब इंटरप्ट हो जाते हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली आपके हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है, तो आपको एरिथमियाज डेवलप हो जाते हैं। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं उनकी इंटरप्शन की वजह से आपको एरिथमियाज डेवलप होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन्होंने आके आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करानी होती है। अब बहुत तरह के एरिथमियाज होते हैं, और जब भी कोई पेशेंट आता है आपके पास तो वो या तो उसको दो तरह के एरिथमियाज होंगे। जब एक पेशेंट आता है जिसको पल्सलेस अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आया है, उसकी पल्स बिल्कुल नहीं आ रही है, तो उसको दो तरह के एरिथमियाज हो सकते हैं, जिनको हम कार्डिक अरेस्ट रिदम्स भी कहते हैं। चार तरह के होते हैं। दो इस तरह के होंगे जिसमें क्या होंगे, जो शॉकेबल होते हैं, जिनके अंदर आप डीफिब्रिलेशन करो तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, डीफिब्रिलेशन इफेक्टिव होती है। नॉन शॉकेबल वो होते हैं जिसमें आप शॉक नहीं देते हो, जिसमें डीफिब्रिलेशन अगर आप करोगे तो इफेक्टिव नहीं होती है। डीफिब्रिलेशन आप नहीं करते, शॉक नहीं देते नॉन शॉकेबल के अंदर। जो शॉकेबल होते हैं उसमें आप शॉक्स दे सकते हो, डीफिब्रिलेशन कर सकते हो, डीफिब्रिलेशन इफेक्टिव होती है। अब जो शॉकेबल रिदम्स होते हैं उसमें आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आता है। अगर वीटी के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप उसको डीफिब्रिलेट करोगे, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप उसको डीफिब्रिलेट करते हो। लेकिन जो नॉन शॉकेबल रिदम्स होते हैं उसमें आप डीफिब्रिलेशन नहीं करते हो और आपकी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसमें आपके सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आती हैं एक्सेप्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इंक्लूडिंग साइनस रिदम विदाउट अ पल्स। ठीक है, जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सब की सब आपकी नॉन शॉकेबल रिदम्स के अंदर आती हैं, एक्सेप्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ये शॉकेबल रिदम्स होते हैं, इसमें हम डिफिब्रिलेशन कर सकते हैं। और साथ नॉन शॉकेबल रिदम्स के अंदर आपकी एसिस्टिली भी आती है, जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है। दो तरह की अब नॉन शॉकेबल भी, नॉन शॉकेबल में दो तरह के आते हैं, एक वो जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आ रही है लेकिन पल्स नहीं आ रही। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है इसमें तमाम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज एक्सेप्ट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और जो एसिस्टिली होती है इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही नहीं आती है। अब जो टेकिकार्डिया की ट्रीटमेंट समरी बताई हुई है, अगर तो अनस्टेबल पेशेंट आ रहा है टेकिकार्डिया वाला, तो आपने उसको 3 सिंक्रोनाइज्ड शॉक देने होते हैं और साथ एमिडारोन की इन्फ्यूजन देनी है। अगर तो स्टेबल पेशेंट है टेकिकार्डिया के साथ आ रहा है, अब वो दो तरह से हो सकता है, एक वो जिसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होगा, एक वो जिसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो होने का मतलब ये है कि 0.12 सेकंड से कम का होगा। तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है उसमें आप क्या करोगे, उसके रेट को कंट्रोल करोगे, बीटा ब्लॉकर दे सकते हो या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर डेल्टियाजिम दे सकते हैं। अगर तो एट्रियल फ्लटर है तो आप बीटा ब्लॉकर दोगे। अगर तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो आप वेगल मेनोवर करते हो और साथ एडिनोसिन देते हो। वेगल मेनोवर्स हम करते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में और साथ एडिनोसिन देते हैं। अगर तो ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, मतलब 0.12 सेकंड से ज़्यादा का है, तो आपने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या आपको नहीं पता कि क्या है तो आपने उसको एमिडारोन की इन्फ्यूजन देनी है। अगर तो नॉन सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है साथ राइट बंडल ब्लांच ब्लॉक है तो आपने उसको नॉर्मल एसवीटी की तरह ही डील करना है, आपने उसका वेगल मेनोवर करना है और एडिनोसिन लेनी है। अगर तो इररेगुलर है, ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है लेकिन इररेगुलर है और मे बी एट्रियल फिब्रिलेशन की वेरिएशन भी हो सकती है, तो आपने एक्सपर्ट हेल्प लेनी है। अब जो एट्रियल फ्लटर होता है ना, ये नॉर्मली जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिर्फ एक दफ़ा आपके एट्रिया से पास करते हैं और जब कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे उसके बाद डिसअपेयर हो जाते हैं थ्रू एवी नोड और वेंट्रिकल्स के अंदर चला गया। जब एट्रियल फ्लटर होता है ना तो बार बार जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो आपके एट्रियम के अंदर एंटर होते रहते हैं, री एंट्रेंट रिदम होता है। इस वजह से जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो रीसर्कुलेट करते हैं सेल्फ परपिचुएटिंग लूप के अंदर। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे बन जाता है एट्रिया के अंदर कि सिग्नल्स आपके एट्रिया के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे बन गया और बार बार सिग्नल्स आपके एट्रिया से ही गुजरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सिग्नल्स गोज राउंड एंड राउंड द एट्रियम, कोई इंटरप्शन नहीं होती है, इसकी वजह से आपकी जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 300 बीट्स पर मिनट पे चली जाती है। अब इन सिग्नल्स की वजह से द सिग्नल्स मेक इट्स वे इनटू द वेंट्रिकल्स एवरी सेकंड लैप। हर सेकंड लैप के बाद क्योंकि लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है एवी नोड का, तो अपने सेकंड लैप के बाद सिग्नल्स जो है वो वेंट्रिकल्स के अंदर जाते हैं। तो एवरी सेकंड लैप के बाद जब सिग्नल्स आपके एवी नोड से वेंट्रिकल्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड एवी नोड का लॉन्ग होता है, तो आपकी जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आपकी 150 बीट्स पर मिनट होती है। तो आपको इसी जगह पर सॉ टूथ अपीयरेंस नजर आती है, जिसका मतलब होता है कि पी वेव के बाद आपकी पी वेव ही आ रही है, पी वेव आफ्टर पी वेव आती है, सॉ टूथ अपीयरेंस आती है इसी जगह पर।
अब जो एट्रियल फ्लटर होता है वो हाइपरटेंशन के साथ, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ, कार्डियोमायोपैथी के साथ, थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने जो इतना ज़्यादा आपका हार्ट रेट हो गया आपने उसको कंट्रोल करना है, आपने बीटा ब्लॉकर्स देनी है और साथ आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देनी है, या आप कार्डियो वर्जन भी कर सकते हो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स देनी, सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देनी है, इसमें आपने कार्डियो वर्जन करनी है, बीटा ब्लॉकर्स देनी है और कार्डियो वर्जन करनी है। अगर तो रिवर्सिबल अंडरलाइंग कंडीशन है, जैसे अगर हाइपरटेंशन की वजह से या थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से एट्रियल फ्लटर हो रहा है, तो आपने उसको ट्रीट करना है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हम कर सकते हैं री एंट्रेंट रिदम की, और एंटी कोगुलेशन हम चैडविक स्कोर के बेस पे हम एंटी कोगुलेशन देते हैं। अब जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो री एंटर करते हैं आपके एट्रिया के अंदर वेंट्रिकल से। नॉर्मली क्या होता है, सिग्नल्स आपके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल से एट्रिया में सिग्नल जा रहे हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको एक रास्ता मिल जाता है जो कि वेंट्रिकल से वापस एट्रिया के अंदर जाता है, और जब से सिग्नल्स वापस एट्रिया के अंदर जाते हैं तो ये फिर एवी नोड से पास करते हैं और फिर एक और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। इस वजह से आपका सेल्फ परपिचुएटिंग इलेक्ट्रिकल लूप बन जाता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और आपकी फास्ट नैरो कॉम्प्लेक्सिस टेकिकार्डिया हो जाता है जिसमें आपका QRS कॉम्प्लेक्स 0.12 सेकंड से कम का होगा। ये इस तरह से नजर आता है ECG के ऊपर कि आपके QRS कॉम्प्लेक्स फॉलोड इमीडिएटली बाय द टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स होगा, टी वेव होगा, एंड सो ऑन, QRS कॉम्प्लेक्स टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स टी वेव। जो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा जो कि दोबारा से होगा, रिकर होगा और रिमिट कर जाता है सेम पॉइंट ओवर अ टाइम। सेम पॉइंट पे ही सेम पेशेंट में ओवर अ टाइम रिकर करता है और रिमिट कर जाता है, दैट इज पैरोक्सिस्मल। पैरोक्सिस्मल मतलब कभी कभार आपको सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है। अब 3 तरह की मेन टाइप्स होती हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की, उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के सोर्स पे डिपेंड करते हुए। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया होगा। नोडल री एंट्रेंट मतलब कि इसमें जो री एंट्री पॉइंट होगा वो आपके एवी नोड के थ्रू होगा, ठीक है। जो री एंट्री पॉइंट होगा वो आपका एवी नोड के थ्रू होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया में। दूसरा जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्रेंट टेकिकार्डिया, जिसमें जो री एंट्री पॉइंट होगा वो आपका एसेसरी पाथवे के थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें कोई एक एसेसरी पाथवे बन जाता है जिससे आपके दोबारा से सिग्नल्स आपके वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, एट्रिया से दोबारा से वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएंगे। उसके बाद आता है एट्रियल टेकिकार्डिया। जो एट्रियल टेकिकार्डिया होता है इसमें आप जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो एट्रिया में ओरिजिनेट करते हैं अदर देन एसए नोड से। एसए नोड के अलावा किसी और जगह से अगर एट्रिया में सिग्नल्स अराइज कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो उसे हम एट्रियल टेकिकार्डिया कहते हैं। दिस इज नॉट कॉज्ड बाय द सिग्नल्स री एंटरिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। अब एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर वेंट्रिकल से सिग्नल्स नहीं आते, बल्कि एट्रिया के अंदर ही एसए नोड के अलावा किसी और जगह से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और एबनॉर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके एट्रिया के अंदर ही होती है। और ये जो एक्टोपिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है इसकी वजह से आपका जो एट्रियल रेट है वो 100 बीट्स पर मिनट से भी ज़्यादा हो जाता है। अब जो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, अगर तो स्टेबल पेशेंट है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी कॉन्टिन्यूस ECG मॉनिटरिंग करनी है और स्टेप वाइज अप्रोच करनी होती है। सबसे पहले आप उसका वेल सेल पर मैनूवर करोगे, उसे कहोगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस ब्लो करे एक प्लास्टिक स्ट्रेंज के अंदर, या किसी तरह से भी अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसे कहेंगे कि ब्लो करे। दूसरा, आपने उसका कैरोटिड साइनस का मसाज करना होता है 2 फिंगर से जेंटली। तीसरी चीज़, आप उसको एडिनोसिन देते हो। एडिनोसिन का मैं आगे आपको बताती हूँ। जो वेरापेमिल आप दे सकते हो, एडिनोसिन के ऑल्टरनेटिव आप वेरापेमिल दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम दे सकते हैं जब स्टेबल पेशेंट होते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के। और डायरेक्ट करंट कार्डियोवर्जन करेंगे अगर तो ये सब ट्रीटमेंट आपका फेल हो जाता है। अब जो एडिनोसिन होती है ना वो आपकी कार्डियक कंडक्शन को स्लो कर देती है प्राइमरीली इस एवी नोड से, क्योंकि ये एवी नोड और जो एसेसरी पाथवे होते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जो बनते हैं उनको इंटरप्ट करती है और रिदम को दोबारा से साइनस रिदम पे सेट कर देती है। इसको आपने रैपिड बोलस देना होता है ताकि ये इंश्योर करना होता है कि आपके हार्ट तक इतनी इसकी डोज पहुंच जाए कि उसका एनफ इम्पैक्ट हो और वो आपके पाथवे को इंटरप्ट कर सके। लेकिन इसकी वजह से आपको कुछ थोड़ी सी देर के लिए पेशेंट को एसिस्टली डेवलप हो जाती है या ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाता है, जो कि स्केरी भी होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि लेकिन ये जल्दी से मेटाबलाइज हो जाती है और जो साइनस रिदम होता है वो वापस आ जाता है। अब जो कुछ पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है जहन में जब आप एडिनोसिन दोगे, तो एक तो आपने एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर एडिनोसिन को अवॉइड करना होता है, COPD वाले पेशेंट के अंदर आपने नहीं देनी है, हार्ट फेलर वाले पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते, हार्ट ब्लॉक वाले पेशेंट में नहीं दे सकते, या स्वेयर हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में आप एडिनोसिन नहीं दोगे। पेशेंट को आपने पहले बताना होता है कि आपको ऐसा बहुत ज़्यादा फीलिंग आएगी, इम्पेंडिंग डूम या फिर डाइंग फीलिंग आएगी कि उसको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, या उसको हार्ट सिंकिंग वाली फीलिंग आएगी।
आपने इसका फास्ट बोलस देना होता है और लार्ज प्रॉक्सिमल कैनुला से देना होता है। जैसे कि जब आप ग्रे कैनुला एंटीक्यूबिटल फोसा में लगाते हो तो आपने प्रॉक्सिमल कैनुला से आपने इसका लार्ज आईवी बोलस देना होता है। पहले आप 6 mg दोगे, उसके बाद आप 12 mg दोगे, उसके बाद फिर आप फर्दर 12 mg दोगे अगर तो आप इन डोजेस के दरमियान में इंप्रूवमेंट नहीं आती है। फर्स्ट आप 6 mg दे सकते हो, फिर आप 12 mg दे सकते हो और फिर आप 12 mg दे सकते हो। अगर तो एक ऐसा पेशेंट है जिसको पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया वाले ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार एपिसोड्स आती हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की, और उसके अंदर हम मेडिकेशन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं। मेडिकेशन में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, एमिडारोन दे सकते हैं या फिर हम उसको बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। और जो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है, ये इसमें आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पाथवे बन जाता है जो कि आपके एट्रिया और वेंट्रिकल को कलेक्ट कर रहा होता है। नॉर्मली सिर्फ एक ही पाथवे होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में, जिसे हम कहते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो एक्स्ट्रा पाथवे होता है जो कि आपके वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर होता है, इसे हम बंडल ऑफ केंट भी कहते हैं। इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का, वो आपने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर देनी होती है उस एसेसरी पाथवे की। हम उस एसेसरी पाथवे की रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर देते हैं वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, और इस चीज़ के ऊपर हमें जो पीआर इंटरवल होगा ना वो कम हो जाता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसके अंदर वाइड हो जाता है। पीआर इंटरवल 0.12 सेकंड से कम का हो जाएगा, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है 0.12 सेकंड से ज़्यादा का हो जाता है, और डेल्टा वेव हमें मिलती है जो कि आपके एक अप स्ट्रोक को शो करती है ऑन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एक स्लर्ड अप स्ट्रोक होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, डेल्टा वेव हमें मिलती है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर। जो पीआर इंटरवल है वो 0.12 सेकंड से कम का हो जाता है और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड हो जाता है, 0.12 सेकंड से ज़्यादा का हो जाता है। अब यहाँ पे बताया है कि अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन भी है, एट्रियल फ्लटर भी है और वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम भी है, तो उसमें रिस्क होता है कि उसके अंदर केओटिक एट्रियल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास हो रही है एसेसरी पाथवे के थ्रू वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसको पॉलीमॉर्फिक वाइट कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया डेवलप हो जाएगा। जो मोस्ट एंटी एरिथमेटिक मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि आपकी बीटा ब्लॉकर हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई, जो एडिनोसिन्स हो गई, ये आपके इंक्रीज़ करती हैं रिस्क को, क्योंकि आपकी जो कंडक्शन होती है एवी नोड से उसको रिड्यूस कर देती हैं और प्रमोट करती हैं कंडक्शन को थ्रू एसेसरी पाथवे। तो इसलिए जो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वाले पेशेंट जिनको एट्रियल फ्लटर एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप होगी, उसके अंदर आपकी ये एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। जो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वाले पेशेंट थे उसके अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो होती है वो कैथेटर एब्लेशन आप एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली लैब जो कैथ लैब होती है उसमें करते हैं। इसमें लोकल एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया को यूज़ किया जाता है। कैथेटर को हम फेमरल वेन से पास करते हैं, साथ एक फीडिंग एक वायर को भी पास करते हैं जो कि वीनस सिस्टम से जाती है, अंडर एक्सरे गाइडेंस आपके हार्ट तक चली जाती है। जब आपके हार्ट तक चली जाती है तो हम इसके डिफरेंट एरियाज को चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देके, ठीक है। once in the heart it is placed against different areas to test the electrical signal at that point, ठीक है। उसको काफ़ी हार्ट के डिफरेंट एरियाज पे रख के हम उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को चेक करते हैं। इस तरह से ऑपरेटर को फाइंड कर सकता है किस जगह पे आपकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे बना हुआ है। ऑपरेटर कभी कभी एरिथमियाज को भी इंड्यूस करता है ताकि आपके लिए एबनॉर्मल पाथवे को फाइंड करना आसान हो जाता है। जब आपको पता चल गया कि इस वाली जगह पे आपका एबनॉर्मल पाथवे बना हुआ है, वहाँ पे हम हीट अप्लाई करते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, तो उस एरिया को हम बर्न कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाला एरिया जो होता है, जो एबनॉर्मल एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, उसको बर्न कर देते हैं। वहाँ पे एक स्कार टिश्यू बन जाता है जो कि मजीद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं करता है। इस तरह से हम एरिथमियाज के सोर्स को रिमूव कर सकते हैं। और जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन क्यूरेटिव होती है सर्टेन केसेस ऑफ एरिथमियाज के अंदर जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे से बनते हैं, जैसे कि अगर आपका एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे से आपको एरिथमियाज डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके उस एरिया को बर्न कर देते हैं। तो वहाँ पे एक स्कार टिश्यू बन जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास नहीं होती है और एरिथमियाज का जो सोर्स है वो इस तरह से रिमूव हो जाता है। अब जो टॉर्सिडी पॉइंटीज होता है ये एक पॉलीमॉर्फिक मल्टी शेप वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया होता है। इसको फ्रेंच में कहा जाता है ट्विस्टिंग ऑफ द लिप्स, क्योंकि इसके ईसीजी के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे आते हैं। ये नॉर्मल वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की तरह भी प्रेजेंट करता है ईसीजी के ऊपर, हाउएवर लेकिन आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो ट्विस्ट कर जाता है बेस लाइन के अराउंड। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपकी बेस लाइन के ऊपर ट्विस्ट कर जाता है और ये नॉर्मल वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की तरह ही हमें ईसीजी के ऊपर नजर आता है। जो हाइट होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वो प्रोग्रेसिवली स्मॉलर होती रहती है, फिर एकदम से लार्जर हो जाती है, फिर स्मॉल हो जाती है। मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की हाइट कभी बड़ी होगी, कभी छोटी होगी, कभी बड़ी होगी, कभी छोटी होगी। ये उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनका क्यूटी इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। टॉर्सिडी पॉइंटीज के अंदर आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है ईसीजी के ऊपर वो शो करता है कि आपकी जो रीपोलराइजेशन है वो प्रोलॉन्ग हो गई है उस हार्ट मसल की।
कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है वो शो करता है कि आपकी जो रीपोलराइजेशन है, क्योंकि जो टी वेव होती है वो रीपोलराइजेशन को शो करती है, जो क्यूटी इंटरवल है वो रीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। जब आपका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो आपका जो रीपोलराइजेशन होती है हार्ट मसल्स की वो भी प्रोलॉन्ग हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन के बाद। जो डीपोलराइजेशन होती है वो एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है जो कि आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और रीपोलराइजेशन आपका रिकवरी पीरियड होता है जो कि हार्ट मसल डीपोलराइज होने से पहले एक रिकवरी पीरियड के अंदर आते हैं। एक दफ़ा हार्ट मसल्स इलेक्ट्रिकल प्रोसेस जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है दैट इज़ डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन के बाद हार्ट मसल्स आपके एक रिकवरी पीरियड वाले फेज के अंदर आ जाते हैं, जिसमें आपके जो हार्ट के मायोसाइट्स होते हैं वो दोबारा से डीपोलराइज होने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। जब आपको बहुत वेटिंग अ लॉन्गर टाइम फॉर रीपोलराइजेशन, जब आपका रीपोलराइजेशन टाइम लंबा हो जाता है, जैसे जब आपका क्यूटी लेवल प्रोलॉन्ग होगा तो आपका जो रीपोलराइजेशन होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो जब रीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है तो उसकी वजह से खुद ब खुद ही हार्ट के मायोसाइट्स के अंदर स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, रैंडम डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो एबनॉर्मल स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन जो रीपोलराइजेशन से पहले हो रही है इसको हम आफ्टर डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब जो डीपोलराइजेशन होती है वो स्प्रेड करती है पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर रीपोलराइजेशन से पहले, ठीक है। अभी जो आफ्टर डीपोलराइजेशन है ये आपके पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर फैल जाती हैं और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी करा देती हैं रीपोलराइजेशन से पहले ही। अब इस तरह से जो होता है कि जिसमें वेंट्रिकल्स जो है वो स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शंस को, लेकिन उसमें कोई नॉर्मल रीपोलराइजेशन नहीं होती है, इसको हम टॉर्सिडी पॉइंटीज कहते हैं। बेसिकली क्या है कि वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो रहे हैं, डीपोलराइज के बाद आफ्टर डीपोलराइजेशन हो गई है, लेकिन कोई रीपोलराइजेशन नहीं हो रही होती है टॉर्सिडी पॉइंटीज के अंदर। और ये होता क्यों है? क्योंकि आपका जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो आपका जो रीपोलराइजेशन टाइम है वो भी आपकी प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो खुद ब खुद ही जो है वो हार्ट मसल्स के अंदर एक रैंडम स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है कुछ एरियाज ऑफ द मायोसाइट्स के अंदर। जब एक पेशेंट को टॉर्सिडी पॉइंटीज डेवलप होता है तो या तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है, या फिर वो दोबारा से साइनस रिदम के ऊपर आ जाएगा, या फिर वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में प्रोग्रेस कर जाता है। अगर तो सेल्फ लिमिटिंग हो तो इट्स गुड, लेकिन यूजुअली जो होते हैं ना ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर प्रोग्रेस कर जाते हैं टॉर्सिडी पॉइंटीज और अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट करा देते हैं। अब जो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है वो किन किन वजह से हो सकता है? अब जो कॉजेज होती हैं लॉन्ग क्यूटी इंटरवल की, सबसे पहले इसमें आता है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो कि इनहेरिटेड हो सकता है, जिसमें पेशेंट को क्या होता है कि जब वो एंटीसाइकोटिक्स लेता है तो उसका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। सिटालोप्राम से, फ्लेकेनाइड से, सोटालोल से, एमिडोरोन से, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से इनका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के अंदर जब आपका कैल्शियम के लेवल कम होंगे, जब आपके मैग्नीशियम के लेवल कम होंगे ब्लड में, और जब आपके पोटाशियम के लेवल कम होंगे ब्लड में, तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। अब एक्यूट मैनेजमेंट क्या होती है टॉर्सिडी पॉइंटीज की? एक्यूट मैनेजमेंट में हम सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को करेक्ट करना होता है, आपने उसमें मेडिकेशन देनी है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को करेक्ट करना है। आपने मैग्नीशियम की इन्फ्यूजन देनी होती है, इवन अगर उनके मैग्नीशियम के लेवल नॉर्मल भी हैं फिर भी हम टॉर्सिडी पॉइंटीज वालों को मैग्नीशियम की इन्फ्यूजन देते हैं, डिफिब्रिलेट करते हैं अगर तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डेवलप हो गया। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के अंदर जिनको प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है उनको हम कहते हैं कि उन्होंने वो मेडिकेशंस नहीं लेनी है जिनकी वजह से उनका क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, जिसमें आपकी एंटीसाइकोटिक्स आती हैं, सिटालोप्राम आती है, फ्लेकेनाइड आती है, सोटालोल आती है, एमिडोरोन आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स आती हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को करेक्ट करना है कि उनका कैल्शियम लेवल लो ना हो, उनका मैग्नीशियम लेवल लो ना हो, उनका पोटाशियम लेवल लो ना हो। बीटा ब्लॉकर्स आप दे सकते हो लेकिन सोटालोल नहीं देनी, क्योंकि सोटालोल भी क्यूटी को प्रोलॉन्ग करती है। पेसमेकर या फिर इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर हम लगा देते हैं। अब आते हैं वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स। वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स आपकी प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स होती हैं जो किसी भी रैंडम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस की वजह से होती हैं जो कि एट्रिया से बाहर हो रहे होते हैं। एट्रिया से बाहर कहीं भी जब आपके जो रैंडम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स के अंदर प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स बनती हैं उनको वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स कहते हैं। पेशेंट अक्सर कंप्लेन करता है कि उसको रैंडम अचानक से थोड़ी देर के लिए पैल्पिटेशंस होती हैं, एबनॉर्मल बीट्स आती हैं। ये किसी भी एज के ऊपर हो सकती हैं, हेल्दी पेशेंट्स के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब जो वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स होती हैं वो हम ईसीजी से डायग्नोज करते हैं। जब भी कोई इंडिविजुअल रैंडम आपके पास आता है तो आपको एबनॉर्मल और ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉर्मल ईसीजी। नॉर्मल ईसीजी होगी और आपको ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं। अब बाइजेमिनी क्या होती है? बाइजेमिनी के अंदर भी आपके वेंट्रिकुलर एक्टॉपिक्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं कि हर साइनस बीट के बाद एक एक्टॉपिक आएगी। जो ईसीजी होती है वो इसमें किस तरह से नजर आता है? एक नॉर्मल साइनस बीट होगी, उसके बाद एक इमीडिएटली एक एक्टॉपिक होगी, फिर एक नॉर्मल बीट होगी, फिर एक एक्टॉपिक होगी, और इस तरह से ही चलता रहेगा।
मैनेजमेंट में जो वेंट्रिकल एक्टोपिक्स के लिए आपने उसके एनीमिया को चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को चेक करना है, थायराइड एब्नॉर्मलिटीज़ को चेक करना होता है। आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है और कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है अगर तो अदरवाइज हेल्दी पेशेंट है। अगर तो पेशेंट को कोई हार्ट कंडीशंस हैं तो आपने एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और बाकी फाइंडिंग्स चेक करनी है चेस्ट के अंदर कि चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, उसको सिनकिपी तो नहीं होती, मर्मर्स तो नहीं होते, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है सडन डेथ की। अब हार्ट ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहले एवी नोड ब्लॉक्स हम करते हैं। हार्ट ब्लॉक्स में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, अंदर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसमें आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन डिले हो जाती है एवी नोड से। इसके बावजूद तो हर एट्रियल इंपल्स होगी, उसके बाद आपकी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, हर पी वेव के बाद आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी आता है। लेकिन क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर डिले हो गया है तो आपका जो पी आर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो 0.02 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा। आपके 5 स्मॉल स्केयर्स और 1 बिग स्केयर से ज़्यादा हो जाता है पी आर इंटरवल। जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसके अंदर आपकी कुछ एट्रियल इंपल्सेस एवी नोड तक नहीं जा पाती हैं कि वो आपके वेंट्रिकल्स तक पहुंच सके। कुछ एट्रियल इंपल्सेस आपकी चली जाएंगी वेंट्रिकल्स तक और कुछ जो होती है आपकी एवी नोड से गुजर के आपके वेंट्रिकल्स तक नहीं जा पाती हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी पी वेव जो होती है उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कुछ कुछ जगहों पे। इसके 3 पैटर्न्स होते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के। सबसे पहले आते हैं वेंकीबर्ग फिनोमेना जिसको मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक कहते हैं। इसमें जो एट्रियल इंपल्सेस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके वीक होती रहती है अनटिल कि वो एवी नोड से पास होना बंद हो जाए। जब एवी नोड से पास नहीं होगी तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट नहीं होगी, तो फिर दोबारा से एक एट्रियल इंपल्स आती है और वो स्ट्रांग होती है और फिर वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। इस तरह का ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ईसीजी के ऊपर हमें इस तरह से नजर आता है कि आपका पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता रहेगा, इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि आपकी पी वेव के बाद कोई वेंट्रिकल्स में कंडक्शन नहीं होगी, कि आपका पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना बंद हो जाएगा। जब पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना बंद हो जाएगा तो पी आर इंटरवल दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और फिर दोबारा से वो प्रोलॉन्ग होता रहेगा पी आर इंटरवल अनटिल अनलेस कि आपकी पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस हो जाए। इस तरह से साइकिल रिपीट होता रहता है कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग भी होता रहेगा और साथ में आपको मिस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस भी मिलेंगे। अब जो मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक होता है इसमें आपका इंटरमिटेंट फेलर होता है या इंटरप्शन होती है आपकी एवी कंडक्शन की। इंटरमिटेंट फेलर होगा, इंटरप्शन होगी आपकी एवी कंडक्शन की, जिसकी वजह से आपके मिसिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। इसमें रेशियो का सेट होता है, पी वेव से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एक रेशियो होगा जिसमें क्या होगा कि 3 पी वेव आएंगी साथ आपका एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, तो इसको हम 3:1 कर देंगे। और लेकिन इसमें पी आर इंटरवल आपका नॉर्मल रहता है मोबिट्स टाइप 2 के अंदर। अब मोबिट्स टाइप 1 में आपका पी आर इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग हो रहा था और जो टाइप 1 हार्ट ब्लॉक थे उसके अंदर भी आपका जो है वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर भी आपका पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा था। लेकिन मोबिट्स टाइप 2 के अंदर आपका पी आर इंटरवल नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें रेशियोज होती हैं कि एक पी वेव होगी, 3 पी वेव्स होंगी, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें एसिस्टेटिक का रिस्क होता है। अब जो 2:1 ब्लॉक होता है इसमें 2 पी वेव्स आती हैं और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। मतलब कि जो सेकंड पी वेव थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उसकी एट्रियल इंपल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो स्टिमुलेट करे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को या वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराए। अब जो 2:1 ब्लॉक होता है वो मोबिट्स टाइप 1 की वजह से भी हो सकता है, मोबिट्स टाइप 2 की वजह से भी हो सकता है। अब जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा, कोई ऑब्जर्वेबल रिलेशनशिप नहीं होता है आपके पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दरमियान में। इसमें एसिस्टोली का रिस्क भी बढ़ जाता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के साथ। अब ट्रीटमेंट क्या होते हैं? ट्रीटमेंट जब आपने करना एवी नोड का, अगर तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है और कोई भी स्टेबल पेशेंट है तो आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना। अगर तो अनस्टेबल पेशेंट है या एसिस्टोली का रिस्क है, जैसे कि टाइप 2 मोबिट्स हार्ट ब्लॉक है या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है या पहले इसको एसिस्टोली हो चुकी है, तो आपने इसको एट्रोपिन देनी होती है फर्स्ट लाइन 500 माइक्रोग्राम आईवी। अगर तो आपने एक दफ़ा एट्रोपिन का बोलस दे दिया, 500 माइक्रोग्राम आईवी दे दिया, पेशेंट नहीं ठीक हुआ, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तो आप दोबारा से एट्रोपिन 500 माइक्रोग्राम आईवी दोगे और 6 डोजेज तक हम रिपीट कर सकते हैं अप टू 3 मिलीग्राम तक। अदर आइनोट्रॉप्स में हम क्या करेंगे? नॉर एड्रीनालिन देते हैं और आइनोट्रॉप्स नॉर एड्रीनालिन दे देंगे, या फिर हम ट्रांसकुटेनियस कार्डिक पेसिंग कर देते हैं डिफिब्रिलेटर को यूज़ करके। वो पेशेंट जिनका हाई रिस्क होता है एसिस्टोलिक का, जिन मोबिट्स टाइप 2 होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और या फिर प्रीवियस एसिस्टोली हुई, तो उसमें हम टेम्परेरी ट्रांसवीनस कार्डिक पेसिंग कर देते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ वायर। उसको हम इंसर्ट कर देंगे वेन के अंदर, उसको ले जाते हैं वीनस सिस्टम से राइट एट्रियम के अंदर और वेंट्रिकल को डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं। परमानेंट इम्प्लांटेबल पेस मेकर हम लगा सकते हैं जब अवेलेबल होगा। टेम्परेरी ट्रांसवीनस कार्डिक पेसिंग कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो ट्रांसवीनस कार्डिक पेसिंग मतलब है कि आप वेन के थ्रू जाओगे और हार्ट की स्पीड को इंक्रीज करोगे, कार्डिक पेसिंग करोगे, या हम परमानेंट पेस मेकर लगा देते हैं जब अवेलेबल होगा। एट्रोपिन आपकी एंटी मस्करेनिक मेडिकेशन होती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करती है, लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसमें प्यूपिल डायलेट कर देती है एट्रोपिन, आपकी यूरिनरी रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है, ड्राई आइज हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है।